हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। आज ही हमारा तीसरा पार्ट है, उसके आगे के क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वन संरक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है, जहाँ जहाँ वृक्ष काटे गए हैं वहाँ वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण से न केवल वन संपदा की वृद्धि होगी बल्कि मिट्टी का कटाव भी कम होगा। दूसरा ऑप्शन है, उपहार घटेगा और मिट्टी जल की आपूर्ति में वृद्धि होगी। तीसरा, वनों से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटे जाएं, इससे विकासशील वृक्षों को बढ़ने का अवसर मिलेगा तथा अन्य कीटाणु बीमारियों से बचाव के लिए वायुयान द्वारा छिड़काव किया जाए। वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कठोर नियंत्रण नीति लागू की जाए। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये सारी बातें सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जितना कार्बन निर्मुक्त होता है उसका कितना प्रतिशत भाग वनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28%। अगला क्वेश्चन है, जितना कार्बन निर्मुक्त होता है उसका कितना प्रतिशत भाग वातावरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 46%। तो यहाँ पे ऊपर हमने वनों द्वारा कार्बन अवशोषित करने की जो परसेंटेज थे 28 था, और यहाँ पे वातावरण द्वारा, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 5 महत्वपूर्ण बुनियादी खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा पोटेशियम और पांचवा सोडियम। तो यहाँ पे ये सारे पांचों तत्व जो हैं हमारे शरीर के बुनियादी खनिज के लिए आवश्यक बुनियादी खनिज तत्व हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये ऑप्शन छूट गया है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे और यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत ऊर्जा की खपत खाना बनाने और प्रकाश करने हेतु लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौन से 2 तत्वों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है जो बड़े पैमाने पर की जाती है। तो पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा जैव ईंधन और तीसरा है दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोनों, यानी कि केरोसिन और जैव ईंधन दोनों से जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन चलाकर कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जैव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, गैर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का ईंधन प्रयोग में हिस्सा कितना प्रतिशत है। 80%। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो पहला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नदी घाटी परियोजनाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। यहाँ पे ऊर्जा संसाधन स्रोत जो है सभी, यानी कि कोयले से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और पेट्रोलियम से भी, प्राकृतिक गैस से भी, पवन ऊर्जा से भी, यानी कि सारे जो है ऊर्जा संसाधन के प्रमुख स्रोत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी कि ऐसी ऊर्जा जो दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा और सेल गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। यानी कि ऐसी ऊर्जा जो जिन्हें हम बार बार मतलब खपत करने के उपरांत भी हम उन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और अगला जल ऊर्जा, अगला बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा, उपयुक्त सभी। ये सारे जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत हैं।
अब आप सभी जानते हैं कि पवन ऊर्जा जो है, इनका जो भंडार है वो अनगिनत है, या फिर सौर ऊर्जा से जो भी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो ये सारे ऐसे स्रोत हैं जो मतलब नवीकरणीय है, यानी कि इन्हें दोबारा से प्राप्त करिए, फिर या कह सकते हैं कि इन्हें सीमित नहीं है इनकी जो भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? तो पहला है परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोयले में कौन कौन से तत्व रहते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, उसके यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस, कुछ अकार्बनिक द्रव पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कोयले में ये सभी तत्व जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग कोयले से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 35 से 40%। अगला क्वेश्चन है, युगों के स्तर के आधार पर कोयले को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला है गोंडवाना युग कोयला, तृतीयक, दूसरा है तृतीय कल्प कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को कार्बन के अंश के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वह 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है पीट, लिंगाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और उपयुक्त सभी। यहाँ पे पीट हो जाएगा, ये गलत है टाइपिंग में, यहाँ पे पीट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के में लगभग सीएनजी का उपयोग किस दशक में शुरू हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 90 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जा सकता है, जिससे कि यह गैसीय मात्रा के मुकाबले 1/600वें हिस्से में रखी जा सकती, और इसलिए इसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस कहा जाता है। जो गैस परिवहन में कम जगह उपयोग करती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलएनजी। अगला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक गैस पर उच्च दाब लगते हैं तो इसकी प्रोपेन और ब्यूटेन आदि उच्च हाइड्रोकार्बन द्रवित होकर पृथक हो जाती है। इस द्रवित ईंधन को उच्च दाब पर स्टील के सिलेंडरों में भर लेते हैं, और इन गैसों को द्रव मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। यानी कि जो हमारा खाना बनाने वाला गैस होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम एलपीजी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2030 तक कितने सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपनी विकिरणशीलता के कारण CO2 से 20 गुना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेथेन। अगला क्वेश्चन है, मेथेन गैस किसके सहयोग से बनती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन के सहयोग से बनती है, ऑक्सीजन के सहयोग से बनती है, नाइट्रोजन के सहयोग से बनती है, CFC गैस के सहयोग से बनती है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन एवं हाइड्रोजन के सहयोग से बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो 0.0002% है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? धान की खेती, पशुपालन, प्राकृतिक दलदल भूमियाँ, कोयला खनन, जैविक पदार्थ का जलन आदि। तो यहाँ पे राइट हो जाए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी गैस है जिस पर दबाव डालकर उसकी मात्रा के 300 गुना कम करके इस आकार के पात्रों में भरा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीएनजी। राइट जो ऑप्शन है सीएनजी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो प्राकृतिक गैस और पानी के संयोजन से बने परमाणु हैं जो कि महासागरों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में इसे बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान निकोबार तटीय क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। तो इसे हम क्या कहेंगे? गैस हाइड्रेटस। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर पहला हो जाएगा गैस हाइड्रेटस। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि हाइड्रेटस गैस जो है ये अलग गैस है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की प्रमुख संस्था निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई, और तीसरा है SSC नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला पंजाब, और चौथा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी न्यू दिल्ली। अगला है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो है सारे जो है सौर ऊर्जा के प्रमुख संस्थान है पांचों। यहाँ पे छठवां जो है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, ये हमारा जो है सौर ऊर्जा के संस्थान नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है सौर ऊर्जा के प्रमुख संस्थान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये नहीं है। ये जो हमारा छठवां है ये एक्शन, ये जो है 8 आयाम जो UNFCCC के जो 8 आयाम थे वो ये है। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक सेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है सूर्य की किरणों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, जो पहला कथन है। और दूसरा जो है कारण फोटोवोल्टेइक सेल और सौर ऊर्जा को सीधे DC कनेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि RA की सही व्याख्या करता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के प्रश्नों के देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।